हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस करेंगे और ये सभी क्वेश्चंस मैंने यूपीपीसीएल में जिस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके आने वाले यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए या किसी भी अन्य परीक्षा के लिए जहाँ पे इंग्लिश से क्वेश्चंस आते हैं। तो उन सभी के लिए हेल्पफुल क्लास होगी आपकी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे जिसमें आपको बताना है फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, इसमें फिगर ऑफ स्पीच बताएंगे। दिया गया है ब्लाइंड जस्टिस वॉज नॉट ऑन हिज साइड, यानी अंधा कानून उसकी तरफ नहीं था, उसकी साइड में नहीं था। तो बताइए यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? सिमली होगा या मेटाफर या पर्सोनिफिकेशन या आयरनी? तो दोस्तों, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब हिंदी में बोलेंगे तो मानवीकरण बोलेंगे। इसमें कोई निर्जीव वस्तु है या फिर जो है कोई भाववाचक संज्ञा है, उसको ऐसे दर्शाया जाता है जैसे कि वो सजीव हो, या फिर ज़्यादातर एक इंसान के रूप में दर्शाया जाता है, तो वहाँ पे होता है मानवीकरण या पर्सोनिफिकेशन। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ब्लाइंड जस्टिस यानी अंधा कानून। तो कानून जो कि एक भाववाचक संज्ञा है, इसको जो है अंधा बताया जा रहा है। अंधा तो कोई सजीव प्राणी हो सकता है या फिर इंसान हो सकता है। तो यहाँ पे जो है जस्टिस का मानवीकरण किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। सिमली यहाँ पे दिया गया है, सिमली की बात करेंगे। सिमली में कंपैरिजन होता है और इसमें एज या लाइक जैसे वर्ड आते हैं, आपको देखने को मिलते हैं। वहाँ पे जो है सिमली होता है, इसको हिंदी में उपमा कह सकते हैं। मेटाफर, इसको हिंदी में रूपक कह सकते हैं। इसमें भी कंपैरिजन होता है लेकिन इसमें एज या लाइक जैसे वर्ड नहीं आते हैं। डायरेक्ट एक वस्तु को दूसरी वस्तु बोल दिया जाता है, एज या लाइक जैसे वर्ड नहीं आते हैं, वहाँ पे होता है मेटाफर। और आयरनी की बात करेंगे तो आयरनी को अगर हिंदी में बोले तो व्यंग अलंकार कह सकते हैं। व्यंग अलंकार जिसमें कटाक्ष किया जाता है और या फिर हम आम भाषा में कहें तो ताना मारा जाता है। इसमें जो है कहा कुछ और जाएगा लेकिन उसका मीनिंग जो है उसके उलट होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने घर में कुछ गिरा दिया, मम्मी आपकी बोलती है शाबाश बेटा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? आयरनी हो जाएगा। मतलब वो कटाक्ष कर रही हैं, आपको ताना मार रही हैं। या आप ऑफिस जो है देर से पहुँचे, बॉस आपको बोल रहा है आज तो तुम बहुत जल्दी आ गए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? आयरनी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फिलहाल ब्लाइंड जस्टिस वॉज नॉट ऑन हिज साइड, इसमें पर्सोनिफिकेशन हो गया। सी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है एंग्जाइटी इज सेटिंग ऑन हर फेस। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? एंग्जाइटी मतलब चिंता या घबराहट, इज सिटिंग ऑन हर फेस उसके चेहरे पर बैठी है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? हाइपरबली या यूफेमिज्म या मेटाफर या पर्सोनिफिकेशन? तो दोस्तों इसमें आप आराम से बता सकते हैं पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण, क्योंकि यहाँ पे भी जो एंग्जाइटी है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यानी भाववाचक संज्ञा है और इसका जो है मानवीकरण किया जा रहा है। एंग्जाइटी सिटिंग मतलब चिंता जो है बैठी है, तो कोई निर्जीव वस्तु या कोई भाववाचक संज्ञा वो बैठ या खड़ी कैसे हो सकती है? तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन। इसको जो है एक सजीव वस्तु की तरह या कह सकते हैं इंसान की तरह पेश किया जा रहा है, इसलिए जो है यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप बात करें हाइपरबलिक की, तो इसमें जो है किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है, तो वहाँ पे हाइपरबली होता है, जिसको हिंदी में अतिशयोक्ति कहते हैं। यूफेमिज्म, यूफेमिज्म क्या होता है? तो इसमें जो है किसी हार्श वर्ड की जगह, हार्श वर्ड माने जो शब्द सुनने में अच्छा नहीं है, थोड़ा अप्रिय शब्द है, कठोर शब्द है, तो अप्रिय शब्दों के स्थान पर जब सॉफ्ट वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है जो उतने अप्रिय ना हो, तो वहाँ पे जो है क्या होता है? वहाँ पे होता है यूफेमिज्म। जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ, ही इज़ डाइड यानी वो मर चुका है। तो यहाँ पे जो है ये डाइड जो वर्ड है थोड़ा सा हार्श है, ठीक है, इतना अच्छा नहीं फील होता है डाइड बोलना। तो इसकी जगह अगर मैं कहूँ ही इज़ पास्ट अवे, ही इज़ पास्ट अवे, तो ये जो है थोड़ा सा सॉफ्ट वर्ड हो जाएगा, पास्ट अवे। ठीक है, हिंदी में भी हम लोग ऐसे बोलते हैं, थोड़ा सा ऐसे बोलना कम अच्छा लगता है कि वो मर गया, हम बोलते हैं कि वो जो है ख़त्म हो गया या जो है वो गुजर गए, ऐसा बोलते हैं। तो वो जो है सॉफ्ट वर्ड की तरह अगर हम बोलते हैं तो वहाँ पे जो है यूफेमिज्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फिलहाल पर्सोनिफिकेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है माई फ्रेंड वॉज रिलीज फ्रॉम द बिग हाउस।
यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच बताना है। माई फ्रेंड वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द बिग हाउस, मेरा फ्रेंड जो है रिलीज हुआ मतलब छूट गया फ्रॉम द बिग हाउस, बिग हाउस मतलब होता है जेल। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? ऑप्शन ए है मेटोनिमी, मेटाफर, ऑक्सीमोरन, एजोनेंस। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मेटोनिमी। मेटोनिमी में क्या होता है, इसमें किसी चीज़ के नाम को एक दूसरा नाम दे देते हैं जिससे वो निकटता से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, मेटोनिमी होता है। जैसे कि यहाँ पे जेल के लिए वर्ड यूज़ कर लिया गया बिग हाउस। ठीक है, या जो है आप देखते हैं जजेस के लिए, जजेस ने फैसला सुनाया उसके लिए हम कह देते हैं बेंच ने फैसला सुनाया। ठीक है, तो जजेस के लिए जो है हम क्या कह देते हैं, बेंच। और किंग के लिए हम कह देते हैं क्राउन। तो इस तरह से जब दूसरा नाम दे देते हैं और उससे वो जो नया नाम है वो निकटता से जुड़ा हुआ होता है। जैसे जजेस, तो जजेस की बेंच होती है, उस पर वो जो है बैठते हैं और उस पर जो है अपना बैठ करके डिसीजन वगैरह देते हैं। किंग के लिए क्राउन, किंग का जो है क्राउन जो है ताज होता है। तो यहाँ पे जो है वर्ड निकटता से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जैसे जेल के लिए बिग हाउस बोल दिया गया, तो जेल जो है एक तरह का बिग हाउस ही होता है जिसमें कैदी रहते हैं। तो यहाँ पे जो है इसलिए मेटोनिमी हो जाएगा। इसके अलावा मेटाफर जो है इसकी बात कर चुके हैं। ऑक्सीमोरन में क्या होता है, विरोधाभास। ऑक्सीमोरन का मतलब विरोधाभास। तो इसमें जो है किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के दो गुणों को, जो दो विपरीत गुण होते हैं उनको एक साथ दर्शाया जाता है, दो एकदम अपोजिट क्वालिटीज़ को एक साथ दर्शाया जाता है, वहाँ पे होता है ऑक्सीमोरन। एजोनेंस का मतलब क्या होता है, तो एजोनेंस में जो है इसमें दो या दो से अधिक शब्दों में वॉवेल साउंड बार बार रिपीट होते हैं और कॉन्स्टेंट साउंड जो है अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पे होता है एजोनेंस। जैसे कि द फैट कैट हैड अ स्नैक। तो यहाँ पे आप देखेंगे वॉवेल साउंड, फैट कैट हैड स्नैक, इन सब में ए की साउंड जो है बार बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ वॉवेल साउंड सेम है, ए की साउंड है सब में, लेकिन जो है कॉन्स्टेंट साउंड अलग है। यहाँ पे फैट फा है, यहाँ पे का है, और यहाँ पे जो है हा है, और यहाँ पे सा है। तो वॉवेल साउंड जो है सेम होती है लेकिन कॉन्स्टेंट साउंड अलग अलग होती है, वहाँ पे होता है एजोनेंस। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल मेटोनिमी हो गया राइट आंसर। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है दिया गया है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एन एरर। तो दोस्तों यहाँ पे सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है बताना है। दिया गया है द न्यूज़ आई हैव रिसीव्ड इज़ नॉट गुड। अगर कोई एरर नहीं है तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द न्यूज़ आई हैव रिसीव्ड। तो यहाँ पे तो कोई एरर है नहीं, आई के साथ हैव लगेगा। इज़ नॉट गुड, तो यहाँ न्यूज़ के लिए इज़ लगा है, तो क्या यहाँ पे इज़ होगा? तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे इज़ ही होगा। यहाँ पे न्यूज़ में एस तो लगा है लेकिन ये प्लूरल नाउन नहीं होता है, न्यूज़ जो है सिंगुलर नाउन होता है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही आएगी। तो इज़ नॉट गुड यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो यानी कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। तो दोस्तों यहाँ पे भी अब आपको एरर बताना है। दिया गया है स्कार्सली हैड द फंक्शन स्टार्टेड देन इट बिगेन टू रेन। तो दोस्तों यहाँ पे जो है एरर किस पार्ट में है? स्कार्सली हैड मतलब बमुश्किल, स्कार्सली हैड मतलब बमुश्किल यानी मुश्किल से, द फंक्शन स्टार्टेड फंक्शन स्टार्ट हुआ, देन इट बिगेन टू रेन। तो दोस्तों यहाँ पे देन नहीं होगा, यहाँ पे व्हेन होगा। व्हेन इट बिगेन टू रेन मतलब जब बारिश शुरू हो गई तो मुश्किल से जो है फंक्शन स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे जो है किस पार्ट में एरर है? तो सी पार्ट यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। द लाइब्रेरी मेंबर्स वर आस्क्ड टू रिटर्न बैक द बुक्स टू द लाइब्रेरी। यहाँ पे बताइए किस पार्ट में एरर है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप देखेंगे द लाइब्रेरी मेंबर्स वर आस्क्ड, यानी कि लाइब्रेरी मेंबर्स को कहा गया टू रिटर्न बैक, यहाँ पे बैक नहीं होगा, रिटर्न इसका मतलब ही होता है कि वापस देना। तो यहाँ पे बैक लगाने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे अगर गिव होता, ठीक है, तब वहाँ पे जो है बैक आता, गिव बैक। तो यहाँ रिटर्न है तो बैक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पे जो है किस पार्ट में गलती है? ऑप्शन बी में। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। दोस्तों यहाँ पे दिया गया है रघु केम आउट द बाथरूम विद ए टॉवेल इन द हैंड। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है बताना है।
रघु केम आउट द बाथरूम, रघु जो है बाथरूम से बाहर आया, विद टॉवल, एक टॉवल के साथ, इन द हैंड। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इन द हैंड, द नहीं लगेगा, इन हैंड होगा। कभी भी बॉडी पार्ट्स के साथ जो है दा नहीं लगता है। दा जब जैसे कोई पर्टिकुलर सेंस में बात हो रही हो तो वहाँ पे दा लगता है, तो यहाँ पे दा नहीं लगेगा। इन हिज हैंड हो सकता था, ठीक है, अगर यहाँ पे जो है हिज होता तो अब कोई एरर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे दा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो है किस पार्ट में गलती है, सी में। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है नाइदर द गर्ल नॉर हर पेरेंट्स वाज प्रेजेंट टू रिसीव द अवार्ड। तो दोस्तों यहाँ पे बताइए किस पार्ट में एरर है। नाइदर द गर्ल नॉर हर पेरेंट्स, ना तो लड़की ना तो उसके पेरेंट्स, वाज प्रेजेंट थे, टू रिसीव द अवार्ड, रिसीव करने के लिए अवार्ड को। तो यहाँ पे जो है किस पार्ट में एरर है, तो दोस्तों यहाँ पे वाज नहीं होगा, यहाँ पे वर होगा। याद रखिएगा जहाँ पे भी दो नाउन एक दूसरे से और या नॉर या जो है बट आल्सो से जुड़े हों, दो नाउन यदि और नॉर या बट आल्सो से जुड़े हुए हों, तो इनके बाद जो आने वाला नाउन होता है उसके हिसाब से जो है वर्ब आती है। तो यहाँ पे नॉर के बाद हर पेरेंट्स आया जो कि प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वर प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे वाज बिल्कुल गलत होगा। तो यहाँ पे जो है किस पार्ट में एरर है, तो दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेंटेंसेज आर गिवन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विथ एन एप्रोप्रिएट वर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे खाली स्थान में आपको सही वर्ड फिल करना है। दिया गया है द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ डैश एज एंड एम्प्लॉयज वेरी हाईली पेड टेक्नोक्रेट्स। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, कम ऑफ या कम अपॉन या कम आउट ऑफ या कम थ्रू। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कम ऑफ। कम ऑफ एज का मतलब क्या होता है, कम ऑफ एज जो कि एक इडियम हो जाता है, इसका मतलब होता है पूर्ण विकसित होना, पूर्ण विकसित होना। तो यहाँ पे जो है द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ कम ऑफ एज, यानी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पूर्ण विकसित हो चुकी है। एंड एम्प्लॉयज़, और ये जो है रोजगार देती है वेरी हाईली पेड टेक्नोक्रेट्स को, बहुत ज़्यादा पेड मतलब जिनको बहुत ज़्यादा वेतन मिलता है, ऐसे टेक्नोक्रेट्स को। टेक्नोक्रेट का मतलब जो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट होते हैं उनको, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कम ऑफ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है दे हैड रीच द रेलवे स्टेशन बिफोर द ट्रेन डैश। तो दोस्तों यहाँ पे जो है क्या फिल होगा, हैड लेफ्ट या हैड बीन लेफ्ट या लेफ्ट या वॉज लिविंग। तो दोस्तों यहाँ पे जो है लेफ्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दे हैड रीच द रेलवे स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, वह जो है रेलवे स्टेशन पहुंच चुके थे ट्रेन के छूटने से पहले। तो दोस्तों याद रखिएगा जब जो है पास्ट में दो घटनाएं होती हैं, जिसमें पहली घटना पहले होती है और दूसरी घटना जो है थोड़ी देर बाद उसकी होती है। तो जो पहली घटना होती है पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट में, और जो दूसरी घटना होती है वो पास्ट इंडेफिनिट, उसका टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो यहाँ पे जो है दो घटनाएं घटी, एक तो जो है वह पहुँचे रेलवे स्टेशन और दूसरी ट्रेन जो है छूट गई। दोनों घटनाएं पास्ट में घटी हैं। तो पहले जो है कौन सी घटना घटी, वह रेलवे स्टेशन पहुँचे बिफोर मतलब पहले, किसके पहले, द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन के छूटने से पहले। तो पहले जो है वो पहुँचे थे, तो पहली घटना जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में होगी। यहाँ पे दिया गया दे हैड रीच द रेलवे स्टेशन, तो ये पास्ट परफेक्ट में है, और दूसरी घटना द ट्रेन लेफ्ट, तो ये जो है पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है ही स्लिप्ड डैश हिज ओल्ड वेज एंड स्टार्टेड ड्रिंकिंग अगेन। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए दिया गया है इनटू, फिर है बी ऑफ, फिर है बाई, फिर इन। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इनटू। स्लिप्ड इनटू, ही स्लिप्ड इनटू, स्लिप इनटू का मतलब क्या होता है, ये जो है एक फ्रेजल वर्ब हो जाता है जिसका मीनिंग होता है कि किसी स्थिति में पुनः चले जाना, किसी स्थिति में पुनः वापस जाना। तो यानी कि ही स्लिप्ड इनटू हिज ओल्ड वेज, वो अपने पुराने तरीकों में जो है फिर से चला गया।
एंड स्टार्टेड ड्रिंकिंग अगेन, और ड्रिंकिंग करना जो है फिर से शुरू कर दिया। तो यहाँ पे जो है इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इनटू जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है ऑल इज नॉट वेल डैश इन ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑफ या डाउन या इन या टू। तो दोस्तों बिल्कुल इजी सा है, यहाँ पे इन हो जाएगा। ऑल इज नॉट वेल इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर में, इस सेक्टर में जो है सब कुछ ठीक नहीं है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, इन। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है मेनी प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कम फॉरवर्ड टू हैव ए डैश विथ फ्लोरिशिंग इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टाई डाउन या टाई अप या टाई इन या टाई ऑन। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टाई अप, टाई अप। तो यहाँ पे जो है मेनी प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि बहुत सारे प्रमुख एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है कम फॉरवर्ड आगे आते हैं, टू हैव ए टाई अप, टाई अप करने के लिए विथ फ्लोरिशिंग इंडस्ट्रीज, मतलब फलते फूलते उद्योगों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बहुत सारे जो प्रमुख इंस्टीट्यूशन होते हैं वो फलते फूलते उद्योगों के साथ टाई अप करने के लिए आगे आते हैं। तो टाई अप जो है यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे सिमिलर इसका बताना है स्टर्न का, यानी कि यहाँ पे सिनोनिम आपको बताना है। स्टर्न मतलब क्या होता है, स्टर्न मतलब होता है कठोर। कोई व्यक्ति जो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, कठोर होता है, उसके लिए जो है यूज़ किया जाता है स्टर्न। तो यहाँ पे जो है क्या इसका राइट आंसर होगा, लेनियंट का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों लेनियंट का मतलब होता है उदार, तो ये तो इसका अपोजिट हो जाएगा। यंग मतलब जो है आपको पता ही है, युवा। स्टेम मतलब तना होता है। स्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, स्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है, कठोर। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, इसमें ये दिया गया है सीटाडेल। तो यहाँ पे भी सिमिलर आपको बताना है इसका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस का मतलब होता है राजधानी, तो ये नहीं होगा। सीटाडेल का मीनिंग क्या होता है, तो दोस्तों सीटाडेल का मीनिंग होता है मजबूत भवन, मजबूत भवन या गढ़ या जो है किला वगैरह कह सकते हैं। तो इसके लिए जो है मैंसन का मतलब क्या होता है, महल होता है, ये भी नहीं होगा। फोर्ट्रेस जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फोर्ट्रेस मतलब जो है किला। फोर्ट का मतलब होता है किला, फोर्ट्रेस मतलब हो जाता है किलों का समूह। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल यही इसका राइट आंसर होगा, फोर्ट्रेस। पैलेस मतलब भी क्या होता है, महल होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो गया। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। तो दोस्तों अब यहाँ पे भी आपको क्या बताना है, सिमिलर ही बताना है। एब्रेशन का, एब्रेशन का मीनिंग क्या होता है, तो दोस्तों इसका मीनिंग होता है भटकाव या जो है विचलन, मतलब रास्ते से भटक जाना। तो इसके लिए जो है क्या होगा, जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन का मतलब होता है कि जस्टिफाई करना मतलब तर्क संगत करना, जस्टिफिकेशन मतलब तर्क संगतता, तो ये तो इसका होगा नहीं। और इंटेंसिफिकेशन, इंटेंसिफिकेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गहनता, तो ये भी नहीं होगा। और डेविएशन मतलब क्या होता है, डेविएशन मतलब होता है विचलन, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रेशनलिटी, तो रेशनल का मतलब होता है तार्किक और रेशनलिटी मतलब हो जाएगा तार्किकता। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको बताना है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग। तो यहाँ पे इस वर्ड का जो है आपको अपोजिट बताना है, यानी एंटोनिम बताना है। डोरमेंट, डोरमेंट का मीनिंग क्या होता है, प्रसुप्त। प्रसुप्त ज्वालामुखी आपने पढ़ा होगा, डोरमेंट वोल्केनो, तो उसका जो है अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्टिव ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है एक्टिव। और इनएक्टिव मतलब भी निष्क्रिय होता है, तो ये तो इसका जो है सिनोनिम टाइप का हो जाएगा। और डोर्सल का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों डोर्सल का मतलब होता है, डोर्सल मतलब होता है पृष्ठीय, पृष्ठ से संबंधित, धरातल से संबंधित, उसको कहते हैं डोर्सल। और इसके अलावा यहाँ डोमेस्टिक मतलब क्या होता है, घरेलू होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे भी आपको क्या बताना है, अपोजिट इसका, ट्रैंक्विलिटी का। ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शांति।
तो यहाँ पे इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? क्वाइट मतलब क्या होता है? शांत होता है। सेरेनिटी मतलब भी शांति होती है, और पीस मतलब भी शांति होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस मतलब अशांति। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्विंडल दिया गया है। ड्विंडल, इसका अपोजिट बताना है। तो ड्विंडल का मतलब क्या होता है? ड्विंडल मतलब होता है कमी आना, कमी आना। तो डिक्रीज मतलब क्या होता है? डिक्रीज मतलब भी कमी होना होता है, कमी होना। तो ये तो इसका जो है सिमिलर हो जाएगा। और डिमिनिश का मतलब भी क्या होता है? छोटा होना, तो ये भी नहीं होगा। श्रिंक का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना, तो ये भी नहीं होगा। इंक्रीज मतलब क्या होता है? बढ़ोतरी होना। तो कमी होना का अपोजिट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। तो दोस्तों यहाँ पे दिए गए हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे आप सेंटेंस आपको जो दिए गए होंगे वो या तो एक्टिव वॉइस में होंगे या पैसिव वॉइस में। और एक्टिव में होंगे तो उसका पैसिव बताना है, और पैसिव में होंगे तो उसका एक्टिव बताना है। तो यहाँ पे कौन सा वॉइस है? विल मोहन बी हेल्प बाई अस, यहाँ पे पैसिव है, पैसिव वॉइस है। और इसका एक्टिव वॉइस आपको बताना है, विल मोहन बी हेल्प बाई अस। तो यहाँ पे जो एक्टिव होगा वो किस टेंस में होगा? यहाँ पे विल बी आ रहा है। तो जब फ्यूचर इंडेफिनिट का जब हम पैसिव बनाते हैं तो वहाँ पे जो है विल बी आता है, यानी कि ये जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो एक्टिव वॉइस आपको देखना है फ्यूचर इंडेफिनिट का होना चाहिए। यहाँ पे जैसे दिया गया है विल मोहन, तो दोस्तों आपको पता है कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, तो यानी यहाँ पे जो मोहन है वो ऑब्जेक्ट होगा। और एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बाद में आता है, यहाँ पे पहले दे दिया गया, तो ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है सैल वी, तो दोस्तों वी के साथ इंट्रोगेटिव में सैल लगाते हैं तो ग्रामेटिकली ज़्यादा करेक्ट माना जाता है। तो सैल और फिर जो है उसके बाद वी आ गया। आज यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है और इसका जो है सब्जेक्टिव केस होता है वी। ठीक है, तो यहाँ पे सेल के बाद बी आ जाएगा और फिर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है फ्यूचर इंडेफिनिट में, एक्टिव में। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ गई और फिर जो है ऑब्जेक्ट आ जाएगा मोहन। तो ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सैल वी हेल्प मोहन। और इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? विल मोहन बी हेल्प बाई अस। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी में देखेंगे तो सैल मोहन, यहाँ फिर मोहन जो है पहले आ गया, और यहाँ पे दिया गया वी सैल हेल्प्ड मोहन। तो ये तो ग्रामेटिकली गलत ही है सेंटेंस। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, आवर एलमाइटी विल ब्लेस वाइज मैन। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कौन सा वॉइस है? ये एक्टिव वॉइस में है, इसका पैसिव बताना है। तो यहाँ पे टेंस देखिए कौन सा है, तो यहाँ पे आवर एलमाइटी विल ब्लेस वाइज मैन। तो ये जो है कौन सा टेंस हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इसका जो है जब पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पे जो है सबसे पहले ऑब्जेक्ट कौन सा है? तो ये मेन वर्ब है ब्लेस, उसके बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो वाइज मैन यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये सबसे पहले हो जाएगा वाइज मैन ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो है विल बी हो जाएगा और फिर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, फिर जो है सब्जेक्ट आ जाएगा बाई के साथ, बाई प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर जो है देख लीजिए ऑप्शन से, वाइज मैन विल बी आ गया, फिर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई ब्लेस्ड बाई आवर एलमाइटी, ये सब्जेक्ट है तो ये आ गया। तो ये जो है पहला ऑप्शन ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वाइज मैन विल बी ब्लेस्ड बाई आवर एलमाइटी। ठीक है, और यहाँ पे शुड भी दिया गया है तो इस तरह से तो होगा नहीं, हैव बीन यहाँ पे, यहाँ वुड भी दिया गया है, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, द आर्मी चीफ पनिश्ड हिज सबऑर्डिनेट। तो यहाँ पे जो है टेंस देखिए एक्टिव वॉइस है ये, और टेंस यहाँ पे है पास्ट इंडेफिनिट, आर्मी चीफ पनिश्ड, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। और इसका जो है पैसिव वॉइस कैसे बनता है पास्ट इंडेफिनिट का? तो सेम स्ट्रक्चर वही होगा, ऑब्जेक्ट जो है पहले आ जाएगा, फिर जो है वाज या वर आता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, वाज या वर आएगा, और फिर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और फिर जो है बाई, फिर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट क्या है? हिज सबऑर्डिनेट, हिज सबऑर्डिनेट, और फिर जो है इसके अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो यहाँ पे इज आया है, तो यहाँ पे वाज या वर आना चाहिए था, तो इज नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। फिर अगले में दिए गए हिज सबऑर्डिनेट इज, यहाँ भी गलत हो जाएगा। फिर दिए गए हिज सबऑर्डिनेट वाज पनिश्ड बाई द आर्मी चीफ, तो यही इसका राइट आंसर है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, फिर जो है वाज आ गया, इसके अकॉर्डिंग
सबऑर्डिनेट जो क्योंकि सिंगुलर है तो वो आ जाएगा, और फिर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और बाय द सब्जेक्ट आर्मी चीफ। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। और यहाँ पे जो है क्या एरर है, हिज सबऑर्डिनेट वॉज बीइंग आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द इडियम और फ्रेज अंडरलाइन। तो दोस्तों अब यहाँ पे जो है आपको एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें अंडरलाइन करके दिया गया है, वो या तो इडियम होगा या फ्रेज होगा, और उसका जो है सही मीनिंग आपको ऑप्शन में से देख करके बताना है। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइफ इज एन इवेंट ऑफ गिव एंड टेक। जीवन एक इवेंट है गिव एंड टेक यानी आदान प्रदान का। तो आदान प्रदान हम किस लिए करते हैं कि आपस में एडजस्टमेंट बना रहे, आपस में संबंध, पारस्परिक संबंध बना रहे। तो इसके लिए जो है राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन ए है एडजस्टमेंट, मेक बिलीव, ऑलवेज, गिविंग। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मतलब कि जो है आपस में एक तरह से बैलेंस बना के रखना। तो गिव एंड टेक, इसके लिए एडजस्टमेंट ही यहाँ पे सही आंसर हो सकता है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है डोंट मिक्स विद द बैड हैट। तो दोस्तों बैड हैट्स यहाँ पे दिया गया है। बैड हैट का मतलब क्या होता है, बैड हैट का मतलब होता है कि गलत इंसान, गलत आदमी, ऐसा इंसान जिसका चरित्र अच्छा ना हो, बैड हैट का मीनिंग होता है। तो यहाँ पे जो है बैड हैट्स का मीनिंग क्या हो जाएगा, पीपल विथ बैड हैट, मतलब ऐसे लोग जिनकी हैट जो है बुरी हो, या पीपल ऑफ बैड करेक्टर। तो यही इसका राइट आंसर होगा, ऐसे लोग जिनका करेक्टर अच्छा ना हो, बैड करेक्टर हो जिनका। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, डोंट मिक्स विद द बैड हैट्स, यानी कि ऐसे लोगों से मत मिलो जिनका करेक्टर क्या हो, बैड हो। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास स्टार्टेड विद एन आइस ब्रेकिंग सेशन। तो यहाँ पे आइस ब्रेकिंग का मीनिंग क्या होगा। तो दोस्तों आइस ब्रेकिंग का मतलब होता है शुरुआती वार्तालाप, जिसमें लोगों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उसको कहते हैं आइस ब्रेकिंग। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैविंग ब्रेकफास्ट या स्टार्टिंग कन्वर्सेशन। तो यही इसका राइट आंसर होगा, स्टार्टिंग कन्वर्सेशन, शुरुआती वार्तालाप। द पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास स्टार्टेड मतलब शुरू हुई विद एन आइस ब्रेकिंग सेशन, एक स्टार्टिंग कन्वर्सेशन के साथ जो है स्टार्ट हुई। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे दिए गए हैं इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस। तो यहाँ पे जो है आपको सेंटेंस दिया गया होगा या वर्ड्स दिए गए होंगे, उनके लिए एक वर्ड आपको बताना है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन हो जाएगा। तो दिए गए हैं वन हु स्टडीज द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, ऐसा व्यक्ति जो गार्डनिंग मतलब बागवानी की कला सीखता है, उसके लिए जो है वर्ड क्या होगा, एग्रीकल्चरिस्ट मतलब होता है कृषि विज्ञानी, और हॉर्टिकल्चरिस्ट का मतलब क्या होता है, बागवानी विशेषज्ञ। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, बागवानी विशेषज्ञ कहते हैं जो स्टडी करता है गार्डनिंग की। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। गार्डनर मतलब माली होता है, बॉटनिस्ट मतलब होता है वनस्पति विज्ञानी, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, यानी कि बंद जगहों का डर। तो उसके लिए जो है वन वर्ड क्या हो जाएगा, क्लास्ट्रोफोबिया जो है इसका राइट आंसर होगा। क्लास्ट्रोफोबिया मतलब बंद जगह का डर, जिसको बंद जगह यानी कि लिफ्ट वगैरह या कोई बंद जगह हो तो उसका जो डर होता है उसको कहते हैं क्लास्ट्रोफोबिया। यहाँ पे दिए गए हैं एक्वाफोबिया, एक्वा मतलब पानी, तो फोबिया जिसके साथ भी लग जाएगा यानी कि वो डर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे पानी का डर हो जाएगा, पानी का डर। बोटैनोफोबिया मतलब वनस्पति का डर, किसी वनस्पति से अगर किसी को डर लगता है तो उसके लिए वर्ड होगा बोटैनोफोबिया। क्लेप्टोमेनिया क्या होता है, तो दोस्तों क्लेप्टोमेनिया होता है चोरी करने की बीमारी, चोरी करने की बीमारी को कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है तो दोस्तों अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन। तो दोस्तों अब यहाँ पे दिए गए हैं इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस
सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो अब जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें सेंटेंस आपको या तो डायरेक्ट स्पीच में दिया गया होगा या इनडायरेक्ट में। तो अगर डायरेक्ट में दिया है तो इनडायरेक्ट उसका बताना है, और इनडायरेक्ट में दिया है तो उसका डायरेक्ट स्पीच आपको बताना है। यहाँ पे दिए गए हैं नरेश सैड वाई आर यू स्टिल वेटिंग हेयर विनोद। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका बताना है इनडायरेक्ट स्पीच। तो क्या हो जाएगा नरेश, और फिर जो है यहाँ पे सैड का हो जाएगा आस्क्ड, क्योंकि यहाँ पे ये रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव है, पूछा जा रहा है। तो नरेश आस्क्ड हो जाएगा, नरेश आस्क्ड, और किससे, विनोद से। और फिर जो है इसके बाद क्या होगा, तो कॉमा हटेगा और फिर जो है वाई आ जाएगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है जिसमें क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत हो रही है। तो जब क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होती है तो वही क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। अगर हेल्पिंग वर्ड से शुरुआत होती है तो जो है इफ़ या वेदर आता है, इफ़ या वेदर आता है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत है तो यहाँ पे वाई आ जाएगा। और फिर जो है आपको ये भी ध्यान रखना है कि अब ये जो इनडायरेक्ट स्पीच बनती है ये कभी इंट्रोगेटिव में नहीं होती है, ये जो है अफर्मेटिव में ही होती है। तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट पहले आएगा, आर ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसकी जगह सब्जेक्ट पहले आएगा। तो यहाँ पे यू है यहाँ पे सब्जेक्ट, और यू जो है सेकंड पर्सन होता है। ये किसके अनुसार चेंज होगा, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। मैंने आपको बताया था 1 2 3 SON, ये शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी। तो जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, आई वी आते हैं फर्स्ट पर्सन में, और सेकेंड पर्सन जिसमें यू आता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और थर्ड पर्सन ही सी इट और दे ये थर्ड पर्सन में आते हैं, और इसमें एन फॉर नो चेंज होता है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो यू जो है ये सेकेंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट कौन है, विनोद, तो विनोद के अनुसार क्या आ जाएगा, ही। और यहाँ पे जो है अब ये रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। तो यहाँ पे इसका टेंस बदल जाएगा रिपोर्टेड स्पीच का। तो यहाँ पे जो है इनडायरेक्ट में टेंस बदल जाएगा, तो ही के साथ क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है टेंस बदल गया, वाज आ जाएगा। और फिर जो है स्टिल वेटिंग, और हियर का बन जाएगा देयर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यही इसका राइट आंसर होगा। नरेश आस्क्ड विनोद व्हाई ही वाज स्टिल वेटिंग देयर। तो आपको जो है ऑप्शन से एलिमिनेट करते हुए चलना है। जैसे कि अगर आप बी में देखेंगे क्या एरर है, तो नरेश आस्क्ड विनोद दैट वाई आ गया, तो यहाँ पे दैट तो आना नहीं चाहिए था। नरेश आस्क्ड विनोद व्हाई ही इज, यहाँ पे इज आ गया, जबकि यहाँ पे जो है क्या होना चाहिए था। इसका आपको अगर रूल पता होगा तो आप आराम से एलिमिनेट कर देंगे कि यहाँ पे जो है इज नहीं हो सकता। जब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इसका जो है टेंस बदल जाएगा रिपोर्टेड स्पीच का। तो यहाँ पे ये गलत हो गया। और इसमें देखेंगे क्या एरर है, डी में नरेश आस्क्ड विनोद दैट वाई, यहाँ पे दैट आ गया। तो इस तरह से आसानी से एलिमिनेट करके आप सही ऑप्शन पे पहुँच सकते हैं, और उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आपको होता है जब आप एलिमिनेट कर देते हैं गलत ऑप्शंस को। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। अब यहाँ पे दिए गए हैं ही सैड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। तो ही सैड, और यहाँ पे ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है तो दैट लग जाएगा, ही सैड, फिर दैट, और आई का क्या बन जाएगा, आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है और ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो इसका बन जाएगा ही। और हैव है यहाँ पे, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे इसका पास्ट टेंस बनेगा, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पे इसका पास्ट टेंस बनेगा। तो हैव का बन जाएगा हैड, तो यहाँ पे ही हैज है यहाँ पे, तो ये नहीं होगा। ही सेड दैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन, तो यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे ही अनाउंस्ड, तो यहाँ पे अनाउंस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा अनाउंसमेंट तो वो नहीं कर रहा है, सिंपली ऐसे कह रहा है। और इसमें देखेंगे डी में ही सैड दैट ही हैड टू पास, यहाँ पे टू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी हैड के साथ। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। फिर दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले और आखिरी क्वेश्चन की ओर। द स्टूडेंट सेड लेट मी कम इन। तो दोस्तों यहाँ पे अब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, लेट मी कम इन, ये इम्परेटिव सेंटेंस है, तो इसमें आपको देखना है इसका भाव कैसा है। द स्टूडेंट सेड लेट मी कम इन, तो यहाँ पे जो है वो कह रहा है मुझे अंदर आने दो, तो यहाँ पे जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे द स्टूडेंट सैड की जगह रिक्वेस्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पे द स्टूडेंट टोल्ड है, ये नहीं होगा। द स्टूडेंट सैड, ये भी नहीं होगा। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड इसमें है और इसमें है। और फिर यहाँ पे जो है इम्परेटिव सेंटेंस है तो इसमें दैट नहीं लगता, तो ये गलत हो जाएगा। इम्परेटिव सेंटेंस में टू लगा करके इनडायरेक्ट बनता है, तो यहाँ पे द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड टू लेट
और यहाँ पे मी का बन जाएगा हिम। मी जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो सब्जेक्ट है द स्टूडेंट, उसके अनुसार यहाँ पे हिम आ जाएगा। मी का बन जाएगा हिम, लेट हिम कम इन। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।